नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे होम साइंस के नवीनतम पाठ्यक्रम के बारे में, यानी गृह विज्ञान के न्यू सिलेबस के बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर आप का सब्जेक्ट होम साइंस है और आप बीए के सेकेंड सेमेस्टर में पहुंच चुकी हैं या पहुंच चुके हैं, तो आपको पढ़ना पड़ेगा इंट्रोडक्शन टू टेक्सटाइल्स या क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल्स, ठीक है, यानी कि वस्त्र और परिधान का परिचय। साथ ही साथ में फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट यानी कि परिवार संसाधन प्रबंधन के बारे में आपको जानना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा जटिल सिलेबस है, लंबा सिलेबस है, आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शुक्ला स्टडी पॉइंट आपके साथ है और आपके लिए प्रति क्षण और प्रति समय आपके लिए हमेशा तत्पर रहा है, मेहनत करता रहा है शुक्ला स्टडी पॉइंट, और हमेशा करता रहेगा। आपके लाइक और कमेंट्स पर डिपेंड करता है कि आप जो है किस तरीके के लेक्चर्स चाहते हैं और कितना प्यार आप इस वीडियो पर देंगे ये मुझे नहीं पता, लेकिन जितना भी प्यार देंगे उससे ज़्यादा प्यार वीडियोस के माध्यम से आपको मिलेगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक और शेयर करके आप बता दें कि हाँ सर, आपसे बहुत प्रेम हमारे द्वारा किया जा रहा है। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्ला स्टडी पॉइंट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता है और फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों ने बहुत मन से पढ़ा, बहुत अच्छा लगा मुझे भी और आपको भी अच्छा लगा होगा हमारे साथ पढ़ करके। सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस डिस्कशन लगातार चल रहे हैं। इससे पहले हिंदी का सिलेबस, सोशियोलॉजी का सिलेबस, ज्योग्राफी का सिलेबस और एंशिएंट हिस्ट्री का सिलेबस मैं डिस्कस कर चुका हूं। जल्द ही आपका अन्य सब्जेक्ट का सिलेबस आता रहेगा, तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी सब्जेक्ट का आपको सिलेबस मिलता रहे। देखिए, न्यू सिलेबस है 2025-26 के लिए। सेमेस्टर संख्या तो 2 यानी कि द्वितीय सेमेस्टर बीए आपका जो है ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स है। होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान, इसमें आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल्स एंड फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट। सभी यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस यही है। बीए प्रथम वर्ष गृह विज्ञान द्वितीय सेमेस्टर, ठीक है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। देखिए, अब यहाँ पर आपका जो सिलेबस है हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में है, तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। हिंदी वाले हिंदी में देख लीजिएगा, अंग्रेजी वाले अंग्रेजी में देख लीजिएगा। वैसे कंफर्टेबल मैं अंग्रेजी में नहीं होता हूँ उतना ज़्यादा तरीके से, चूँकि इंग्लिश मुझे बिल्कुल भी नहीं आती है, बट मैं हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ, चूँकि हिंदी से हमारा एमए रहा है। तो मैं आपको हिंदी में बेहतर तरीके से समझाने में सक्षम हूँ जहाँ तक मुझे पता है, तो मैं हिंदी में आपको बताने का प्रयास करूँगा। अब आप अगर इंग्लिश में पढ़ रही हैं या पढ़ रहे हैं तो आप इंग्लिश वाला भी देखते हुए चलेंगे, साथ में वही बातें हैं आप समझ जाएंगे मेरे हिसाब से। मैं चूँकि दोनों में थोड़ा बहुत बताने का प्रयास करूँगा। जैसे कि यूनिट नंबर 1 यानी कि इकाई संख्या 1 में क्या पढ़ना है हमको, इंट्रोडक्शन के बारे में समझना है। इंट्रोडक्शन किसका? इंट्रोडक्शन टू क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल। सबसे पहले तो हमको क्या पढ़ना है, वस्त्र या वस्त्र और परिधान का परिचय। वस्त्र क्या है, परिधान क्या है, वस्त्र और परिधान में क्या संबंध है, क्या डिफरेंस होता है, दोनों के बारे में आपको बताने का प्रयास। वस्त्र कोई भी वस्त्र हो सकता है, लेकिन परिधान एक विशेष पेशे के लिए होता है। जैसे आप स्कूल जा रहे हैं और एक ड्रेस, आप किसी कंपनी में काम करने जा रहे हो तो उसका एक अलग ड्रेस होता है। सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हैं तो उसकी सिक्योरिटी गार्ड की वर्दी होती है, पुलिस की वर्दी होती है, तो वो परिधान होता है। परिधान एक विशेष सुसंगठित, सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से आप पहनते हैं, ठीक है। उसमें औपचारिकताएं होती हैं, यानी औपचारिक वस्त्र को परिधान कह सकते हैं, अनौपचारिक वस्त्र को आप वस्त्र कह सकते हैं। वस्त्र कोई भी हो सकता है, जैसे जो मैं पहना हूँ ये वस्त्र हो सकता है, लेकिन अगर यही बातें जो है अगर किसी पेशे के विशेष के लिए पहने तो वही परिधान हो सकता है। तो वस्त्र और परिधान का परिचय, इसके अलावा इट्स इम्पोर्टेंस इन डे टू डे लाइफ, यानी कि दैनिक जीवन में, यानी कि दिन प्रतिदिन जो है इसका क्या महत्व है, किसका महत्व, वस्त्र और परिधान का क्या महत्व है हमारे दैनिक जीवन में। हम सुबह से उठते हैं तो बिना वस्त्र पहने ही नहीं उठते हैं, मतलब कि हमको वस्त्र पहनना बहुत ज़रूरी है। वस्त्र हम क्यों पहनते हैं? वस्त्र पहनते हैं तो सुंदर दिखते हैं। जैसे कि शादी जब किसी लड़की की तय होती है तो शादी में सबसे ज़्यादा खुशी लड़की को तब मिलती जब उसको लहंगा बढ़िया 15-20 हज़ार का मिल जाता है। वो गाना चला नहीं कि जान मारे लहंगा वो लखनऊआ, तो लखनऊ का लहंगा अगर मिल जाए किसी लड़की को शादी में उसके हस्बैंड की तरफ से, तो वो लड़की बहुत प्रसन्न होती है। अगर जीव मांगो तो निकार की जुड़ते दे दे के लियो पति देव तो हरे हुए, ठीक है, इस तरीके से। तो कहीं ना कहीं पे वो वस्त्र जो होता है आपके दैनिक जीवन में आपके व्यक्तित्व और आपका जो पर्सनालिटी है उसको बाहर निकालता है। कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। आपके वस्त्र ही आपकी पर्सनालिटी को बयां करते हैं। जब कोई व्यक्ति आपको पहली बार देखता है, आप अगर बढ़िया से टाई वाई सूट वूट पहन करके निकल रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप थोड़ा सा टैलेंटेड हैं। और जूता अगर आप, जैसे कि आप मान लेते हैं अब मैं ये कोट पहना हूँ,
अब इस कोट पे जैसे यहाँ पर मैं ये पहना हूँ, अब इसी इसी के जगह पे मैं टी शर्ट पहन लेता तो उतना बेटर नहीं लगता। टी शर्ट पे अगर बेटा हम कोट पहनेंगे तो उतना बेटर नहीं लगेगा। एक अच्छी शर्ट जो सिलाई शर्ट होती है उस पर हम ये ब्लेज़र या कोट पहनेंगे, और कोट के नीचे हम क्या पहनेंगे, कोट के नीचे से हम यहाँ पर जो पैंट पहने हैं ये फॉर्मल पैंट है, फॉर्मल पैंट ही इस पर बेटर लगेगा। इस पर अगर सोचें हम जीन्स का पैंट पहन लें तो शादी ब्याह में जा सकते हैं, लेकिन अगर किसी ऑफिस में जाना हो तो जीन्स का पैंट आप नहीं पहनेंगे। जीन्स के पैंट में आप जो है कोई भी शूज पहन सकते हैं। जीन्स के पैंट पर आप शूज पहन सकते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स शूज आप पहन सकते हैं। बट अगर बात करी जाए फॉर्मल पैंट पर, तो फॉर्मल पैंट पर आप स्पोर्ट्स शूज पहनेंगे तो आपको लोग गंवार बोलेंगे। इसीलिए फॉर्मल पैंट पर आपको कैसा पहनना होता है शूज, आपको एक बढ़िया सा ऑफिशियल शूज पहनना होता है, फॉर्मल टाइप का शूज होता है, जैसे जो दूल्हा लोग पहनते हैं कोट पैंट पे, वो वाला शूज, ठीक है, वो वाला जूता। और ऐसा नहीं कि जूता और पैंट का कलर और बेल्ट का आपके यानी पेटी जो यहाँ पर कमरबंद की पेटी होती है उसको जो कसते हैं, पेटी का कलर और जूते का कलर सेम होता है बेटा, तब वो एक प्रकार से एक परिधान के तौर पर आता है व्यक्ति। कहने का तात्पर्य यह है कि जो वस्त्र पहनना अलग बात है, वस्त्र को व्यवस्थित तरीके से पहनना अलग बात है, ठीक है। तो जब आप वस्त्रों को व्यवस्थित तरीके से पहनते हैं तो परिधान होता है। लड़कियां बेसिकली आप लोग बहुत जानती होंगी इसके बारे में, जैसे कि जब आप आजकल की तो लड़कियां जैसे कि सोना चांदी में उतना इंटरेस्ट उनका रहता है नहीं कि गोल्ड बनवाए सीकर पहने, ये सब उनका क्या रहता है, भाई कोई नकली सकली मिल जाए या जो भी होता है सोना होना, या मिले वो ना मिले कोई भाड़ में जाए कुछ, ठीक है। लड़कियां भौकाल टाइट कैसे करती हैं आजकल की, जैसे मान लेते शादी ब्याह में जाना है तो बढ़िया मान लेते येलो कलर का उसने क्या पहना है, अपना जो भी पहनना होता है ऊपर का सूट वूट पहन लिया, जो भी पहनना है येलो कलर का है, और उस पर बढ़िया सा एक ईयरिंग आती है यानी झुमका आता है, बढ़िया बहुत बड़े बड़े झुमके होते हैं। और वो लड़कियां क्या करती हैं, वो सोने वोने का कुछ नहीं पहनती कि भाई ये पहना वो पहना, दुनिया भर का बढ़िया झुमका उसी कलर का मैचिंग का, चूँकि झुमके आजकल मार्केट में तमाम वो बरेली झुमका गिरा ले बरेली के बाज़ार में, तो बरेली वाला जो झुमका होता है वो कई कलर का होता है। तो एक कलर का बढ़िया, जिस कलर का आपने सूट पहना है उस कलर का आपने झुमका भी कान में पहन लिया, उस कलर की, या फिर काली बिंदी बढ़िया इस पे लगा लिया, ठीक है। या थोड़ा सा अगर हाथ में थोड़ा सा हो सकता है कि ब्लैक या फिर येलो कलर का थोड़ा सा अगर उस पर फूल टाइप का या कुछ जो गजरा टाइप का होता है इसको थोड़ा सा हाथ में पहन लिया, तो या बालों में कुछ लगा लिया, तो इससे क्या होता है कि स्त्रियों की खूबसूरती जो होती बढ़ जाती है। तो ये लड़कियां जानती हैं कि और नेल पॉलिश हमको किस कलर पे मैच करके नेल पॉलिश लगानी है, एक में नेल पॉलिश लगानी है कि नहीं लगानी है, तमाम प्रकार की आजकल की लड़कियां करती हैं। हालांकि मैं ये तब जान पाया जब मैंने इन चीज़ों को पढ़ा गृह विज्ञान को, तो मुझे पता चला। मैं तो ऐसे सोचता था कि भाई कपड़ा कोई भी पहन लो, पहले ऐसे पहनता था जैसे इंटर में जो मिल जाए वही पहन लो, होता ही नहीं था क्या उसमें क्या दिक्कत है। जैसे ये नहीं कि भाई इसके सेट है वो सेट है, लेकिन अब क्या होता है कि अब जैसे कहीं पर जाना हुआ तो कहीं पर जाने के लिए चूंकि वस्त्र आपके देखेंगे कि हाँ गुरुजी शुक्ला सर आए हैं, कहीं पर अगर मैं गया तो बोलेंगे अरे गुरुजी आए हैं यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, बढ़िया फॉलोअर्स। तो जब ऐसे लोग देखते हैं तो ऐसे में तो वस्त्र भी आपका उसी हिसाब से होना चाहिए, तो उसके हिसाब से आपको हर एक चीज़ ड्रेस रखना पड़ता है। कभी कभी मैं कई प्रकार से ड्रेस पहनता हूँ, कभी कभी तो कॉलेज अपने जो इधर का कॉलेज है उधर चला जाता हूँ वैसे टहलने के लिए। तो जब बच्चे देखते बच्चे बच्चियाँ तो एकदम से सोचते हैं गुरुजी हैं कि नहीं हैं। तो मुझे तो पहली बार अगर आप ऐसे देख रहे हो यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ तो आपको लग रहा होगा कि हाँ मैं ही हूँ, लेकिन अगर आपको हमको सामने से देखेंगे तो आप पहले तो भ्रमित होंगे कि ये हैं कि नहीं है। वैसे मैं वैसे घूमता हूँ खुले में, मुझे कोई मतलब कि अच्छा लगता है जब कोई मिलता है। कई बार तो टेम्पो वगैरह में बच्चे मिले, हमसे मिले, ठीक है। तो जैसे कि अब अगर आप कभी हमको देखें तो आप मिल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं कि हाँ सर आपको मैंने यूट्यूब से पढ़ा है, तो आप बिल्कुल आकर के मिल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे बच्चे संकोच बस आते नहीं हैं। तो दैनिक जीवन में वस्त्र का बहुत महत्व होता है। वस्त्र के हिसाब से आप इंप्रेशन जमाते हैं, शादी ब्याह में जाकर के भौकाल टाइट करते हैं, ठीक है। तो किससे भौकाल टाइट होता है? वस्त्र से। जैसे दूल्हा का वस्त्र क्या होता है? शेरवानी। जब शेरवानी पहनता है बढ़िया साफा लगाता है, बढ़िया वो रखता है, रेशम का दुपट्टा नहीं कह सकते, बढ़िया एक रखता है जो ना इस पर, तो वो भौकाल टाइट करके दूल्हा उतरता है घोड़ा पर बैठ करके, तो उसका अलग भौकाल होता है। तो कहीं ना कहीं पे वो भौकाल हमारे वस्त्र ही टाइट करते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं ना। इसके अलावा दायरा मतलब क्या होता है? दायरा माने होता है स्कोप, ठीक है। स्कोप किसका स्कोप बेटा? इंट्रोडक्शन टू क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल का। वस्त्र और परिधान, इसमें क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी होती है, उसका विषय क्षेत्र क्या है, स्कोप क्या है, इसको पढ़ेंगे।
इसके बाद में उनके स्रोत के आधार पर कपड़ा फाइबर का वर्गीकरण करेंगे। यानी कहने का मतलब ये है उनके रेशे का वर्गीकरण करेंगे, यानी किस रेशे से कौन सा वस्त्र तैयार किया जाता है। क्योंकि अलग अलग जैसे नायलॉन हो गया, ठीक है, और आपका फाइबर मतलब कि नायलॉन हो गया, ठीक है, लिनन हो गया, ठीक है, जूट हो गया, या आप देखते हैं सूती वस्त्र कॉटन हो गया, या रेशम हो गया, तमाम प्रकार के जो है चीज़ें होती तो इस हिसाब से, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सटाइल्स फाइबर ऑन द बेसिस ऑफ दियर सोर्सेस, यानी कि फाइबर के हिसाब से आप देखते हैं, यानी उनके स्रोत के आधार पर कपड़ा फाइबर का वर्गीकरण करते हैं, किस तरीके से कौन कपड़े अलग अलग होते हैं कई के रेशों के। फाइबर के सामान्य गुण प्राथमिक और माध्यमिक परिचय। कहने का मतलब ये है कि जो कुछ गुण होते हैं रेशों के, बेसिकली फाइबर्स के गुण होते हैं, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ फाइबर्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी, यानी प्राथमिक क्वालिटी क्या होती है और द्वितीयक क्वालिटी क्या होती है, दोनों क्वालिटी के बारे में आपको पढ़ना है फाइबर के यानी रेशों के, ठीक है। रेशों से क्या बनता है, धागे बनते हैं, धागों से वस्त्र का निर्माण होता है। तो इसके बारे में हम लोग चैप्टर मतलब कि ये यूनिट नंबर 1 में इतनी चीज़ें पढ़नी है। फिर आपका आता है इकाई संख्या 2। इकाई संख्या 2 में आपको नोइंग फाइबर्स मैन्युफैक्चर प्रोसेसिंग प्रॉपर्टीज़ एंड यूज़ ऑफ, यानी कहने का मतलब ये है कि फाइबर का परिचय हमको सबसे पहले देखना है। फाइबर किसे कहते हैं, यानी रेशा किसे कहते हैं, इसके निर्माण कैसे किए थे, निर्माण की विधियाँ क्या क्या हैं, ठीक है, इसका प्रयोग कैसे करना है, और इसकी क्वालिटीज़ क्या क्या हैं, गुण क्या क्या हैं। इसके अलावा जैसे कि किसका, जैसे आपका रेशा है सेलुलोज का, तो सेलुलोज फाइबर या सेलुलोज रेशा हो गया, कपास का रेशा हो गया, ठीक है, यानी जिसको कॉटन कहते हैं, लिनन हो गया, ऐसे प्रोटीन फाइबर हो गए, प्रोटीन फाइबर में जैसे कि ऊन हो गया, रेशम हो गया, ये सब प्रोटीन फाइबर हैं, ठीक है, प्रोटीन रेशे हैं, ठीक है, प्रोटीन से निर्मित होते हैं, ठीक है। और ये होते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट यानी सेलुलोज से। सेलुलोज वालों में कौन कौन से कॉटन, जैसे कॉटन और लिनन जो होते हैं सेलुलोज से बनते हैं, ठीक है। प्रोटीन से कौन से बनते हैं, वूल और सिल्क। वूल माने होता है ऊन और सिल्क माने होता है रेशम। कहते हैं तुम्हारा बाल बड़ा सिल्की है, सिल्की माने होता है रेशमी जुल्फ़ें, शरबती आँखें, जैसे कहते हैं ना रेशमी जुल्फ़ें, तो बाल सिल्की होने का मतलब होता है बेटा कि रेशमी जुल्फ़ें हैं, ठीक है। तो वूल माने होता है ऊन और सिल्क माने होता है रेशम। इसके अलावा आपका सिंथेटिक और मैन मेड, यानी कि जो आपका सिंथेटिक या मैन मेड होता है बेटा, इसका मतलब होता है कि जैसे कृत्रिम रेशे तमाम प्रकार के धागे बनाए जाते हैं, जैसे जिसमें आपका नायलॉन हो गया, पॉलिएस्टर हो गया, मतलब कि एक्रिलिक हो गया, रियान हो गया। कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि सिंथेटिक और मानव निर्मित रेशों में आपका जैसे ऊन और रेशम तो ये हो ही गया, मतलब कि ऊन रेशम यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर आपका सिंथेटिक मानो, ये वाला थोड़ा सा गलत, ये वाला कर देंगे गलत, ठीक है। सिंथेटिक इसमें आपका जो है फाइबर हो गया, नायलॉन हो गया, पॉलिएस्टर हो गया, और एक्रिलिक हो गया, और रियान हो गया। ये 5 जो हैं आपके मानव निर्मित रेशे होते हैं जो कि मनुष्य के द्वारा कई विधियों के द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इन सभी के बारे में आपको पढ़ लेना है। यहाँ से बेटा आपके 15 नंबर का क्वेश्चन एकदम से फिट है आना है, 10 नंबर का यहाँ से, यानी 25 नंबर आपका यूनिट 1 और 2 दे करके आपको जाएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। सबके बारे में चर्चा करने का प्रयास रहेगा हमारा। मैं प्रयास करूँगा कि इन सभी को मॉडल पेपर रिवीजन क्लास के माध्यम से सभी चैप्टर से बनने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आप करवाऊँगा, ठीक है। इकाई संख्या 3 देखिए, यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है, यार्न से कपड़ा। यार्न से जो रेशे होते हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है। यार्न किसे कहते हैं, ठीक है, यार्न की परिभाषा, यार्न का निर्माण कैसे होता है और उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, विभिन्न कपड़ा निर्माण तकनीकों के बारे में समझें, कपड़ा बनाने की जो तकनीकें हैं उसके बारे में समझेंगे, कपड़ा बनाने की कौन कौन सी तकनीकें, जैसे कि बुनाई के द्वारा, फेल्टिंग, ब्रेडिंग, गैर बुनाई के द्वारा कपड़ा बनाने की जो विधि होती है, तो सभी के बारे में जानेंगे। कपड़ा की बुनाई, बेसिकली शब्दावली और बुनाई में क्या कदम उठाना चाहिए, या फिर बुनाई किस प्रकार से की जानी चाहिए, ठीक है। बुनाई के कितने प्रकार होते हैं, बुनियादी और सजावटी प्रकार, यानी बुनियादी बुनाई क्या होती है, या सजावटी बुनाई, फैंसी बुनाई जिसको आप कह सकते हैं। तो इन सभी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि यूनिट नंबर 3 में हम ये पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 4 की अगर बात की जाए, इकाई संख्या 4, इकाई संख्या 4 में हम लोग क्या देखेंगे, इकाई संख्या 4 में वस्त्र निर्माण के बारे में समझेंगे, क्लोथिंग कंस्ट्रक्शन के बारे में, जैसे कि किस तरीके से टूल्स फॉर क्लोथिंग कंस्ट्रक्शंस, यानी कि वस्त्र निर्माण के लिए जो तमाम प्रकार के उपकरण या तमाम प्रकार के सामान प्रयोग में लाए जाते हैं वस्त्रों को बनाने के लिए, उन सामानों के बारे में चर्चा करेंगे, कौन कौन से सामान लगते हैं वस्त्र के निर्माण में। इसके अलावा सिलाई मशीनों का परिचय, सिलाई मशीन का सचित्र वर्णन प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा गया है, तो सिलाई मशीनों का परिचय देखेंगे।
और पुर्जे और रख रखाव सिलाई मशीन का कैसे करना, सिलाई मशीन के एक एक पुर्जों के बारे में, शटल क्या है, ये क्या है, सुई क्या है, उसकी तमाम प्रकार, उसका तेल क्या होता है, ठीक है, शटल किसे कहते हैं, सब के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे, ठीक है। इसके अलावा ड्राफ्टिंग का महत्व, ड्राफ्टिंग माने होता है जैसे कि आप किसी दर्जी के यहाँ पर जाते हैं तो आपकी नाप लेता है और नाप लेकर के उस पर ड्राफ्ट बनाता है। जैसे कि वस्त्र है, वस्त्र पर चूना या चाक से अच्छी जो है स्याही से क्या करता है, वो एक बना देता है कि हमको यहाँ से काटना है। तो वस्त्र को काटने से पहले उस पर ड्राफ्टिंग करी जाती है, यानी कि उस पर एक जो है पैटर्न बनाया जाता है कि हमको इस तरीके से उसको कटाई करनी है, ठीक है, कैंची से। तो ड्राफ्ट का निर्माण होता है पहले वस्त्रों को कटाई करने से पहले, वस्त्रों की नाप लेकर के वस्त्रों की कटाई करने से पहले उस पर जो है चिन्हा खींच दी जाता है और उसी चिन्हे के आधार पर उसको काटते रहते हैं, तो वो होता है ड्राफ्टिंग, ठीक है। तो ड्राफ्टिंग का क्या महत्व है, ड्राफ्टिंग किसे कहते हैं, फ्लैट पैटर्न तकनीक के क्या क्या लाभ होते हैं और क्या क्या नुकसान होते हैं, इन तमाम प्रकार के प्रश्नों के बारे में चर्चा करने का प्रयास रहेगा। इसके अलावा सिलाई के लिए कपड़े की तैयारी के तमाम प्रकार के, मैंने कि आप किसी कपड़े की सिलाई करने जा रहे हैं तो सिलाई करने से पहले आपको क्या क्या कदम उठाना चाहिए, किस किस तरीके से चीज़ों को करनी चाहिए, उसके बारे में समझेंगे, ठीक है। परिधान पूर्व हटना, सीधा करना, लेआउट, पिनिंग, अंकन, काटना, वस्त्र को सिलने से पहले, वस्त्र को बनाने से पहले तमाम प्रकार की प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, तो उन तमाम प्रक्रियाओं के बारे में हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका इकाई नंबर 4। अब इकाई नंबर 5 को जानने से पहले आपको एक बार बता दूं कि अगर आपको हमारे चैनल से जुड़ करके PDF प्राप्त करनी है इंपॉर्टेंट चीज़ों की, चैप्टर वाइज क्लासेस की, 91 61 93 60 62 पर आपको SMS करना है, ठीक है। आप हमारे से जुड़ जाएंगे और पूरा सेकेंड सेमेस्टर आपको मात्र 100 रुपीज़ में पढ़ाया जाएगा। सभी सब्जेक्ट, अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम लेकर के आप भेज दीजिएगा, ठीक है। जैसे आप इतना करके भेजेंगे आपके पास एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, उसी स्कैनर पर मात्र आपको 100 रुपीज़ पेमेंट कर देने होंगे और उसके बाद में आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। गर्ल्स ग्रुप आपका लिए अलग व्यवस्था कर दी गई है और बॉयज़ ग्रुप अलग है, तो जोड़ दिया जाएगा आपको। काफ़ी बच्चियाँ हमारे से जुड़ चुके हैं पहले से ही, तो जिनको भी जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं। आपके लिए मात्र 100 रुपीज़ की व्यवस्था कर दी गई। इसमें क्या होगा, अगर आप कोई बुक लेंगे तब भी, बुक नहीं लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आप बुक लेंगे तो कम से कम आपका 2-2-2.5 हज़ार रुपये लगभग आपका लग जाएगा बुक लेने में, या लगभग 1,000 रुपये से नीचे बुक आपकी सभी सब्जेक्ट की नहीं आएगी, उससे ज़्यादा ही आएगी। सीरीज लेंगे तब भी आपके 300-400 रुपये लग जाएंगे। तो बेटा अगर 100 रुपये में आपके लिए व्यवस्था की जा रही है तमाम प्रकार की चीज़ों की, तो आप क्यों नहीं ज्वाइन हो रहे हैं। 100 रुपीज़ में सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, जिसमें आपको PDF नोट्स मिलेंगी, ठीक है। क्लासेस भी आपको मिलेंगी, क्लासेस आपकी यूट्यूब पर होंगी, कुछ क्लासेस आपको प्राइवेट में मिलेंगी। इसके साथ ही साथ आपको नोट्स मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। MCQs टाइप का पेपर होगा तो इसे चैप्टर वाइज क्लासेस में प्रोवाइड करवाऊंगा, तो चैप्टर के नीचे आपका MCQs भी हल करवा दूंगा। साथ ही साथ में MCQs के लगभग 5 मॉडल पेपर अब की बार तैयार किए जा चुके हैं, वो भी आपको मिलेंगे। इसके अलावा आपके लिखित मॉडल पेपर भी 4-5 हो जाएंगे। यानी कुल मिलाकर के अगर केवल मॉडल पेपर ही आप देख लेंगे, रिवीजन क्लास ही देख लेंगे, तब भी आपका पूरा हो जाएगा। क्लासेस भी जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होंगे वो सब मैं करवा दूंगा। तो इस तरीके से आपको जुड़ना चाहिए मेरे हिसाब से। सेकेंड सेमेस्टर का क्लास पूरा शुरू हो चुका है, जिनको भी जुड़ना है सभी सब्जेक्ट की सिलेबस डिस्कशन हो रहे हैं, आप फटाफट से जुड़ जाइए और अपने जो है अपने दोस्तों को भी बताइए कि शुक्ला स्टडी पॉइंट के द्वारा बहुत ही अच्छा काम किया जा रहा है। तो आप सभी लोग हमारे से जुड़ करके अच्छी तैयारी कर सकते हैं। मात्र 100 रुपये में सारे सब्जेक्ट की बेहतर तैयारी करवाने का प्रयास किया जा रहा है। चले आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो आपका सिलेबस में क्या पढ़ना है आपको, B वाले सिलेबस की आपको पार्ट 2 में, या मान सकते हो कि इकाई नंबर 5 में। इकाई नंबर 5 में आपको क्या पढ़ना है भाई, इकाई नंबर 5 की अगर बात की तो यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हो, हिंदी वाला देख लेते हैं। इकाई नंबर 5, इकाई नंबर 5 में आपको क्या पढ़ना है भैया, गृह प्रबंधन का अर्थ और परिचय। सबसे पहली बात आपको क्या पढ़ना है, जो है फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट या फैमिली मैनेजमेंट कैसे करनी होती है, इसको लेकर के उसका परिचय पूरा समझना है। यानी कि फैमिली मतलब कि गृह प्रबंधन का परिचय, इसका परिभाषा, गृह प्रबंधन का परिभाषा, उसकी विशेषताएं, ठीक है, इससे क्या लाभ होते हैं, इसकी बुनियादी अवधारणाएं, इसका उद्देश्य क्या है, मनुष्य के निर्माण की बाधाएं और प्रबंधन की प्रक्रिया योजना किस तरीके से हम बनाते हैं। जैसे किसी भी प्रबंधन को करने के लिए, किसी भी मैनेजमेंट को देखने के लिए सबसे पहली बात होती है एक प्लान की, एक योजना बनाने की। तो प्लानिंग कैसे की जाती है, ठीक है। प्रबंधन की प्रक्रियाओं में सबसे पहली प्रक्रिया योजना बनाना। योजना बनाने के लिए सबसे पहली बात, योजना आप जब बना लेंगे, योजना बनाने के बाद में आपको क्या करेंगे, आयोजन करेंगे, ठीक है। तो सब चीज़ को इकट्ठा करेंगे, जिसको जो आपके प्लान में जारी होगा, मतलब जरूरी होगा, उसके बारे में। फिर नियंत्रण करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, प्रबंधन में प्रेरक कारक, यानी कि आपके मैनेजमेंट में जो आपको मोटिवेट करने वाले कारक हैं, फैक्टर्स हैं, उनके बारे में देखेंगे। खास करके मूल्य, यानी कि सामाजिक वैल्यूज़ जो होते हैं, लक्ष्य आपका क्या है और मानक क्या होते हैं।
तो इन सभी के बारे में समझेंगे। मानक की परिभाषा और मानक का वर्गीकरण भी देखेंगे। कुल मिलाकर के ये सब चैप्टर्स आपको पढ़ने को मिलेंगे, ये सब टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे जब हम चैप्टर वाइज क्लासेस डिस्कस करेंगे। तो यही सब पढ़ना है हमको। इकाई नंबर 6 की अगर बात की तो इसमें क्या पढ़ना है, संसाधन किसे कहते हैं। संसाधन में अगर बात की जाए, संसाधन क्या है, रिसोर्स के बारे में समझेंगे। इसके अलावा निर्णय लेने और पारिवारिक जीवन का चक्र देखेंगे, इसका अर्थ, लक्षण, प्रकार, संसाधनों के उपयोग को प्रभावित करने वाले कारक, प्रबंधन में निर्णय लेने के चरण और भूमिका, पारिवारिक जीवन चक्र के चरण, ये सब आपको देखेंगे। तो पारिवारिक जीवन के चक्र के चरण को हम देखेंगे, यहाँ पर इसको हटा दीजिए। संसाधन का अर्थ, लक्षण, प्रकार और संसाधन के उपयोग को प्रभावित करने वाले कारक जो है उनके बारे में समझेंगे, रिसोर्सेस के बारे में समझेंगे, पूरा विस्तार से आपको बताएंगे यूनिट नंबर 6 में। फिर इसके बाद में यूनिट नंबर 7 में हम लोग देखेंगे, ठीक है। यूनिट नंबर 7 में क्या देखेंगे, आपको समय के बारे में समझें। समय किसे कहते हैं, जब भी आप कोई घर में खाना बना रही होती हैं तो आपका समय ज़्यादा लगता है, तो समय प्रबंधन भी हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से किसी भी काम को करने के लिए कार्य सरलीकरण का प्रयोग करके हम किसी काम को बहुत ही सरल तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। ऊर्जा की बचत और धन का प्रबंधन, यानी कि धन, ऊर्जा और समय की बचत कैसे कर सकते हैं। तो एक संसाधन के रूप में समय, समय योजना बनाने के चरण, समय प्रबंधन में उपकरण और सहायक किस तरीके से होता है, सब कुछ बताएंगे। एक संसाधन के रूप में ऊर्जा, कार्य वक्र, थकान किसे कहते हैं, थकान का प्रकार, थकान एक मानसिक थकान होती है, एक शारीरिक थकान होती है। यहाँ से प्रश्न खूब पूछे गए हैं, यानी अगर मान के चलो इकाई नंबर 8-7 की, तो यहाँ से लगभग आपके 10 नंबर का क्वेश्चंस या 15 नंबर के क्वेश्चंस एकदम से फिक्स हैं, ठीक है। थकान का कारक कौन कौन से हैं और उसको कम करने की तकनीकें, थकान कैसे कम लगे आपको किसी भी काम को करने के लिए, जो थका लगती है थकान कम लगे क्यों, ठीक है, मतलब कि थकान कम कैसे लगती है उसके कारण। एक संसाधन के रूप में पारिवारिक आय, ठीक है, यानी कि पारिवारिक आय कितनी है, उतनी आय में किस तरीके से हमको एक महीने का खर्चा देखना है, यानी 10,000 रुपये अगर एक महीने का खर्चा है तो उसमें हमको 6,000 रुपये परिवार के खर्चे पर लगाना है, 4,000 बचत करनी है, कैसे करना, उसकी बजट तैयार करना है पूरा का पूरा। तो वो जो बजट है पूरा का पूरा वो सब इसी में हो, सब पढ़ेंगे हम। बजट क्या है, आय किस तरीके से होती है, आय और व्यय का ब्यौरा देखेंगे किस तरीके से होता है, पारिवारिक बजट में इसका क्या उपयोगिता होती है, आय के स्रोत, आय कहाँ से प्राप्त हो रही है, व्यय कितना हो रहा है, बचत कितनी हो रही है, पारिवारिक आय को ध्यान में रखते हुए परिवार का बजट तैयार करना, ये सब आपको यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा इकाई नंबर 8 में हमको क्या देखना है, इकाई नंबर 8 में हम लोगों को पढ़ना है कार्य सरलीकरण क्या होता है। कार्य सरलीकरण में ये टॉपिक आपका लगभग 10 से 15 नंबर दे करके जाएगा आपका इकाई नंबर 8। कार्य सरलीकरण होता है किसी भी काम को करने के लिए सरल तकनीकें का प्रयोग ही कार्य सरलीकरण कहलाता है। जैसे कि अगर आप मान लेते पहले बटुली में या जो है भदेले में क्या बनाते थे, चावल का निर्माण करते थे। चावल पर पहले पानी रखा जाता था, वो जो है पानी उबलता था, फिर उसमें चावल डाला जाता था, फिर तो बड़ा लंबा प्रक्रिया थी, बड़ा समय लग जाता था। अब क्या है, प्रेशर कुकर में आप पानी डाले, चावल डाले, उठा बढ़िया सीटी लगा के रख दिया, 2 सीटी आई, कुकर मतलब किस चावल बना तैयार, ठीक है, दाल बनी तैयार 4 सीटी में। तो इस तरीके से क्या होता है, कार्य सरलीकरण के द्वारा ही संभव हो पाया है। इंडक्शन रखा है, तुरंत आप सारी चीज़ों को गरमा लिए, ठीक है, कई सारी चीज़ें हैं। और घरेलू तमाम प्रकार के उपकरण आ चुके हैं जिससे कार्य को बहुत करने में आसानी हुई है। पहले चूल्हा पे जो है रोटी सेकी जाती थी, महिलाएं बहुत ही मेहनत करती थी, लकड़ी इकट्ठा करती थी, फिर चूल्हे पे खाना बनता था, ठीक है। कभी रोटी जल जाती थी, कभी कच्ची रह जाती थी। अब क्या है, गैस है भाई, गैस पे उठा करके रोटी रख दो, फूल जाती, डब्बा हो जाती है एकदम से बढ़िया, लेकिन स्वाद नहीं आता है। कार्य सरलीकरण का अर्थ क्या है, क्या तकनीकों के, किन तकनीकों के आधार पर हम कार्य को सरल बना सकते हैं। मेंडल एक विद्वान है, मेंडल के जो परिवर्तन के नियम है उसके बारे में समझेंगे। सिद्धांत और उसके उपयोग, गृह उपयोग में आने वाले उपकरणों का देखभाल कैसे करनी है, रख रखाव कैसे करना, जैसे कि प्रेशर कुकर के बारे में समझेंगे। प्रेशर कुकर कार्य सरलीकरण का एक माध्यम है। मिक्सर हो गया, पहले लोग सिल लोढ़ा पर महिलाएं बढ़िया से कहते नहीं कि सिलवट पे चुड़िया, एक गाना भी चला है कि पवन सिंह का किसी का है कि टूट जाई हो जान सिलवट पे चुड़िया। तो सिलवट क्या होता है, सिल होती है और लोढ़ा होता है। अब जब भी शादी होती है घर में, आप देखते होंगे, अगर आप जानती होंगी या जानते होंगे कि नहीं जानते होंगे, मेरे हिसाब से जानते होंगे, तो रात्रि में जब शादी होती है तो एक सिल और लोढ़ा आज भी रखा जाता है हिंदू संस्कारों के अकॉर्डिंग। तो उसी सिल पे जो है लावा जब परछते हैं, लावा घूम घूम करके से भांवरें होती हैं, भांवर के बाद में लावा जो है भाई होता है अंगोछा लेकर के, उसमें लावा भरे रहता है, छकनी होती है, उसी से निकाल करके वो लावा डालता रहता है उस पर, ठीक है। मतलब कि जो पति होता है पीछे से पकड़ता है और पत्नी को और घूमता है, उसी पर डालते रहते, वो लावा जो है उसी सिल पर डाला जाता है।
अब वो घूम लेती, 7 भांवर हो जाती है। उसके बाद में वहीं पर हवन, मतलब कि वो पहले हवन हो जाती है, फिर उसके बाद में भांवरें होती हैं। फिर उसके बाद में क्या होता है, लावा जो होता है बेटा, लावा उसी सिल पर रख करके 7 ठूक मतलब कि घर बना करके फिर उस पर लोढ़ा रख करके और पैरों से लड़की का दाहिने पैर का अंगूठा पकड़ करके जो लड़का होता है, वर होता है, वो 6 बार स्पर्श करके और 7वें बार उसको ढकेलता है लोढ़े को, और लोढ़ा फिर उससे रगड़ते हुए गिर जाता है। तो ये सिल और लोढ़ा का आज भी महत्व है। वो घर बसाने के लिए ऐसी व्यवस्था करी जाती है। तो सिल और लोढ़ा पे क्या होता है, नमक पीसा जाता था, चटनी पीसी जाती है, मसाला पहले पीसा जाता था। आजकल तो मसाले सब पीसे पिसाए जा रहे हैं, उसमें स्वाद नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या पीस करके भेज दिया उसमें पैकेट में पैक करके। जब पहले की महिलाएं क्या होती थीं, हल्दी मंगाती थी, धनिया मंगाती थी, सूखा मिर्चा मंगाती थी, ठीक है। इसके अलावा और तमाम प्रकार के जो चीज़ें होती थी, जो है जीरा जवाइन सब कुछ मंगा करके उसमें बढ़िया सा डालती थी, चाहे ईमान दस्ता रख करके, चाहे वो सिलवट मतलब कि सिल पर बढ़िया सिलवट पर आराम से बढ़िया से पीसती थी। तो उसमें क्या होता था, चूड़ियाँ जो हाथ में पहने रहती हैं स्त्रियाँ, वो चूड़ियाँ फूट आपस में लड़ती रहती थी तो फूट जाती थी, ठीक है। तो इसीलिए वो गाना बनाया गया है, ठीक है, भोजपुरी का। तो चूँकि भोजपुरी का जो गाने होते हैं लोकगीत होते हैं, हालांकि भोजपुरी में अगर हम थोड़ा सा नकारात्मक पहलुओं को निकाल दें तो भोजपुरी में बहुत अच्छे अच्छे गाने हुए हैं जो पहले मालिनी अवस्थी वगैरह जी गाया करती थी, ठीक है। तो वो और भी तमाम प्रकार के गायक हुए जिन्होंने बहुत अच्छा अच्छा गाया है गाना। तो वो सब लोक चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिलेंगी। तो पहले सिलवट का ज़माना था, आजकल मिक्सर आ गया है। तो पहले वो चूड़ी फूटने का डर आजकल ख़त्म हो गया है। बढ़िया आप चाहे 3 तल्ला की चूड़ी पहने, चाहे 4 तल्ला की, यहाँ तक चूड़ी पहने, मिक्सर में बटन केवल दाबना है, आपकी चूड़ियाँ एक दूसरे में स्पर्श भी नहीं करेंगी। और आपका मिक्सी में बढ़िया चाहे जूस बना लें, चाहे आप चटनी बना लें, चाहे मसाले पीस करके आप एक अच्छा पेस्ट बना लें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्रेशर कुकर में आपको अब जो है धुआं सूंघने की ज़रूरत नहीं कि बैठी हैं भदेला चढ़ा है कि चढ़ेगा। जब से चढ़ा भदेला प्राइमरी स्कूल में, पहले प्राइमरी स्कूल में क्या होता था, डग चढ़ता, डग माने भदेला। उसी भदेले में जब खिचड़ी बनती थी, हम लोग जब पढ़ते थे प्राइमरी में, तो थाली लेकर के स्कूल जाते थे पढ़ने के लिए। थरिया बजावा हम सब, जैसे 12:40 पेट्रोल है, 12 मतलब 12:40 से पे 12:40 से थरिया बजावा शुरू हो जाए, गन 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 गन, जैसे छूट जाए भैया। जब छूटता था तो एकदम से खिचड़ी मिलने लगी लाइन से। अब वो क्लास में हम बैठ कर पढ़ते थोड़ी थे, हम लोग वहाँ पर बैठ करके यही झांका करते थे कि भाई जब वो बदका लेता था, ऐसे कि जब खिचड़ी मतलब कि वो उबाल आता है, क्या बोलते हैं, पानी पहले भर के गर्म होता था कुछ देर तक, फिर जब उसमें वो सब मसाला वसाला डाल करके बढ़िया बनता था तहड़ी वाला पूरा प्रकरण, तो उसमें जब धुआं निकलता था वही धुआं सूंघते थे बैठ करके, ठीक है। और उसके बाद में क्या होता था, वही धुआं बढ़िया मसालेदार अच्छा मज़ा आ जाता था। तो ऐसे में वही चीज़ें हैं। अब आजकल प्रेशर कुकर में क्या है, 2 सीटी आई, काम खत्म, तहड़ी बनी तैयार, सूंघ ही नहीं पाओगे, महक ही नहीं आएगी ना, और स्वाद भी उतना अच्छा नहीं मिलेगा। ग्राइंडर हो गया, फ्रीज हो गया, आप 2 दिन खाना से शाम को बनाए सुबह रख दिए, खा लिए गर्मी के महीने में। वॉशिंग मशीन हो गया, अब कपड़ा पहले धोना पड़ता, पटक पटक के एकदम से पूरा शरीर टूट जाती थी, अब वॉशिंग मशीन में लगा दिया, 2-4 बार घूमा, काम खत्म। वैक्यूम क्लीनर हो गया, सोलर कुकर हो गया, तमाम प्रकार की चीज़ें हैं जिससे आजकल महिलाओं को बड़ी सरलता हुई काम करने में, और उनका मन भी लगा है, ठीक है। पहले के महिलाएं सुबह सुबह जांता पीसती थी, अब चक्की भी चल गई, पहले जांता पीसती थी, तितरा गाती थी, तितरा समझ रहे हैं, 4-5 महिलाएं होती थीं, एक तरफ बैठती थी, 4-5 एक तरफ बैठती थीं। इधर से एक लाइन गाना वो इधर से गाती थी कोई महिला, उधर से 4-5 उसको पुरवाती थी। तो एक कढ़ाना बोलते थे इसको पुरवाना बोलते हैं। और आटा गेहूं को चक्की में डाल करके इसे हाथ से पीसती थीं, हाथ से पीसती थी। तो उनके प्रसव के दौरान उनको मतलब बहुत कम दर्द होता था, नॉर्मल डिलीवरी हो जाती थी उनकी। आजकल ऑपरेशन क्यों बढ़ रहे हैं, चूँकि मेहनत स्त्रियां उतनी अधिक मात्रा में नहीं कर रही, उनकी सहनशीलता कम हो चुकी है, तो ऑपरेशन एक सरल माध्यम हो चुका है जन्म का। तो तमाम प्रकार की चीज़ें, तो ये सब चीज़ें जो है काल सरलीकरण के तरीके जो मैंने आपको बता दिए, हालांकि ज़्यादा इस पर मुद्दे पर चर्चा नहीं करनी है। तो न्यू सिलेबस 2025-26 का ये आपका सोशियोलॉजी का भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, इसको भी आप देख लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे, और इसी तरीके से हम लगातार आपके लिए मेहनत करते रहते हैं और लगातार लेक्चर्स देते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।